तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का टॉपिक बहुत सिंपल है कि जैसे मान के चलिए एक गोला है, एक दूसरा गोला है। हमने क्या किया, इस स्फीयर पर से चार्ज देना है इस स्फीयर पर। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, आप एक बात बताओ, मोबाइल चार्ज में लगाते हो, आप कोई भी चीज़ चार्ज में लगाते हो तो आप क्या कर रहे हो, बैटरी चार्ज में लगाते हो, इन्वर्टर चार्ज में लगाते हो। तो हम कर क्या रहे होते हैं, एक बॉडी पर से चार्ज को लाकर दूसरे बॉडी पर डाल रहे हैं। क्योंकि करंट को हम स्टोर कर नहीं सकते, करंट को कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता है। अगर करंट को स्टोर किया जाता तो हर आदमी लोटा और हाथ में पकड़ कर करंट को मारता, ले, है ना। तो क्या ऐसा होता है? तो कहिएगा सर जो हम लोग वो लाइन कट जाता है तब। तो आप चार्ज और उसके एनर्जी को स्टोर करते हैं, करंट को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है बच्चे लोग कि मान के चलिए तुमने कैपेसिटर में या तुमने इन्वर्टर के थ्रू उसमें किसी में भी आपने क्या जमा कर लिया, एनर्जी जमा कर लिया। तो एनर्जी क्या होता है, चार्ज का शेयरिंग होता है। चार्ज अपने ऊपर बैग में एनर्जी को बांध लेता है और कहता है दौड़ना चालू कर देता है, कहता है चल, ठीक है ना। तो वो चार्ज जो है वो एनर्जी को कैरी करता है। तो एनर्जी का अगर हमको लॉस निकालना है तो लॉस कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं समझाता हूँ। अब मान के चलिए पावर बैंक को चार्ज कर लिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पावर बैंक को चार्ज कर लिए और उस पावर बैंक से दूसरे पावर बैंक को चार्ज कीजिए। तो अगर ये पावर बैंक अगर 100 जूल एनर्जी रखा था तो क्या इसके पास भी 100 जूल आएगा? नहीं आएगा। इसके पास आएगा मान के चलिए 90 जूल। तो कहिएगा 10 जूल कहाँ चला गया? वो जो तार से चार्ज जा रहा है तो वो तार चार्ज को रोक भी तो रहा होगा, जिसको रेसिस्टेंस कहते हैं। तो वह रेसिस्टेंस आपके एनर्जी को हीट के रूप में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब अगर आप एक बॉडी को चार्ज करके दूसरे बॉडी को चार्ज करते हो, मतलब चार्ज का अगर आप शेयरिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, तो वैसे हालात में एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है बुआ? एनर्जी का लॉस। तो वही आपसे पूछ रहा है कि चार्ज को शेयरिंग करने में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको कहते हैं एनर्जी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है ना। एनर्जी लॉस हमको निकालना है किसका बुआ? चार्जिंग के दौरान, ठीक है ना, एनर्जी लॉस। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले एक गोला लेंगे जिस गोले की पोटेंशियल V1 होगी और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? Q1। ये गोला लेंगे, इस गोले पे चार्ज अलग है तो पक्की बात है इसकी पोटेंशियल भी अलग होगी, ठीक है। तो दो अलग अलग है। तो एनर्जी लॉस का क्या मतलब होता है? आप एक बात बताओ, कोई बोलता है कि हमको एनर्जी लॉस निकाल के दिखाओ, तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या करते हो, फाइनल एनर्जी में से, सॉरी लॉस में कह रहे हैं, तो लॉस में क्या होता है, जो शुरुआत में एनर्जी होता है उस एनर्जी में से जो फाइनल में एनर्जी है उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। जो शुरुआत में एनर्जी होता है उसमें से किसको घटा देते हैं? जो फाइनल में एनर्जी होता है उसको। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? डेल्टा ई बराबर ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि शुरुआत में इसके पास क्या एनर्जी है, तो देखिएगा, तो सबसे पहले गोले का एनर्जी प्लस दूसरे गोले का एनर्जी, और एक गोले पर एनर्जी होता है हाफ CV², ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी को हम C1 बोल दीजिए और इसकी कैपेसिटी को C2 बोल दीजिए, ठीक है। तो C1 इंटू V1 का स्क्वायर पहले बॉडी का, दूसरे बॉडी का एनर्जी हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको बोलते हैं एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास शुरुआती एनर्जी आई। अब क्या कर रहे हैं? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों गोला को टच करवा दिया आपस में। तो टच करवा देंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो अब इसके पास देखो कैपेसिटी तो वही रहेगा C1 C2, क्योंकि कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, वो चार्जिंग करो ना करो उस पर डिपेंड नहीं होता है। अगर एक बैटरी 10 जूल ऊर्जा जमा कर सकता है तो वो हमेशा 10 जूल ऊर्जा ही जमा करेगा, चाहे तुम जमा कर सकता है, चाहे तुम उसको चार्ज करो या डिस्चार्ज करो, उसकी क्षमता वही की वही रहती है। तो C1 C2 कांस्टेंट है और इसकी पोटेंशियल, चार्ज कब तक बहेगा सो बताइए? चार्ज तब तक बहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। याद रखिएगा, चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस हो। पोटेंशियल अगर सेम हो गया, उधर भी अगर 20 वोल्ट इधर भी 20 वोल्ट, तो कभी भी आपका करंट या चार्ज कहीं जाने वाला नहीं है। इसीलिए कई बार मिस्त्री लोग वगैरह जब ऊपर तार कैसे छूते रहता है तो नीचे उसका कोई अर्थिंग नहीं होता है, इसीलिए दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो पोटेंशियल सेम होने से कोई झटका लगने वाला नहीं है, ओके। तो यहाँ पर भी आप डिटेल आप समझ लीजिए कि ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का क्या हो जाए बुआ? कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। क्या ना हो जाए बुआ? कॉमन पोटेंशियल। तो इस V को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? कॉमन पोटेंशियल, ठीक है।
तो अब सवाल है कि ठीक है, तो फाइनल का भी लिख के दिखा दीजिए कि ई फाइनल का क्या होता है, क्योंकि फाइनल का आ गया तो घटा देंगे। देखिए फाइनल के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है जरा मैं बताता हूँ। तो इसका भी पहला बॉडी है, इसका भी दूसरा बॉडी है, यहाँ पर भी तो 2 ही बॉडी है ना, ठीक है ना। पहले का बोलिए, तो पहले का होगा हाफ C1 भी, क्योंकि यहाँ भी 1 होता था, यहाँ भी होगा, यहाँ पे क्या होगा हाफ C2 भी, ठीक है। तो क्या आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले सकते हैं? तो हाफ कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब समस्या ये है कि हम तो केवल जानते थे C1 V1 C2 V2 को, बाकी ये जब सब जो आया है, देखो हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, C1 दिया था, C2 दिया था, V1 दिया था, V2 दिया था, बस बाकी सब अपने मन से लाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बउआ, इस कॉमन पोटेंशियल का मान निकाल रहे हैं। किसका मान निकाल रहे हैं? कॉमन पोटेंशियल का। तो आप कहिएगा सर जी कॉमन पोटेंशियल का मान आप किसकी मदद से निकाल रहे हो? तो जरा देखिएगा, कॉमन पोटेंशियल के लिए हम ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अब बताइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? ये कहता है जितना चार्ज इनिशियल स्टेज में होगा उतने चार्ज फाइनल स्टेज में होगा। चाहे तुम चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन तुम चार्ज को ना खत्म कर सकते हो, ना चार्ज को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तुम क्रिएट कर सकते हो। तो आपको तो ये पता है। तो ऐसे हालात में हम क्या करते हैं, जितना चार्ज इनिशियल में उतने चार्ज फाइनल में है। तो शुरुआत में देखो दोनों सिस्टम पर कितना चार्ज है, तो Q1 प्लस Q2, ओके। और इस पर कितना चार्ज है, तो इस पर भी होगा Q1 प्लस Q2, है ना, या Q3 प्लस Q4, क्योंकि दोनों का तो बराबर होगा। तो अब Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर C भी, तो C1 इंटू V1, इसका बोलो C2 इंटू V2, Q बराबर C भी फॉर्मूला होता है। अच्छा अब तीसरा, तो इसका बोलो, इसका C1 इंटू V प्लस इसका बोलो तो C2 इंटू V। तो यहाँ से V कॉमन ले लो, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या है V। तो बताइए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकला, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बट्टा C1 प्लस C2। जो लोग भी क्रैश कोर्स चिल्लाते हैं, आप सोच के देखो, अगर आपसे पूछेगा कि कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, तो वहाँ तो ये टॉपिक ही गैप रहेगा, क्योंकि सब वह VVI पढ़ाएगा। तो आप समझिए बेटा कि टॉपिक को आपको ब्रॉड पढ़ना चाहिए, ताकि कौन सा आ जाएगा किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2, ये कौन सा पोटेंशियल निकला, कॉमन। तो कॉमन पोटेंशियल अगर ये निकला है, तो क्या कॉमन पोटेंशियल पे हमारा आंसर रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एनर्जी लॉस निकालने आए थे। अब जो ये कॉमन पोटेंशियल का भी हम निकाले हैं, इसको लाके यहाँ रख देंगे और इनिशियल में से किसको घटा लेंगे, फाइनल को, ठीक है। तो चलिए मैं जरा सा इसे करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इनिशियल तो आपको पता है ना, यहाँ पर फाइनल में क्या कर रहा हूँ मैं, फाइनल में क्या कर रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ। किसका वैल्यू रख रहा हूँ, तो ई फाइनल बराबर क्या फॉर्मूला है, हाफ C1 प्लस C2, और V स्क्वायर की जगह देखिए तो वहाँ पर क्या लिखे हुए, C1 V1 प्लस C2 V2 और बट्टा C1 प्लस C2। चूंकि ये स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक वो से ये कट जाएगा, देखिए तो, ठीक है। तो हमारा फाइनल का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ दूं क्या, स्क्वायर को, ए का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी का स्क्वायर मतलब C2 V2 प्लस, ठीक है ना। अच्छा अभी से अच्छा मैं उसी से मैं तोड़ता, तो मुझे बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तोड़ तो अभी भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा क्यों ना इसी फॉर्म में लिख दूँ। तो अब ये आ जाएगा C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर, ओके, और बट्टा C1 प्लस C2, क्लियर। अब ये हमारे पास परफेक्टस आ गया फाइनल का। तो हमें क्या करना था, एनर्जी लॉस निकालना था। तो एनर्जी लॉस का मतलब क्या हुआ, तो एनर्जी लॉस का मतलब हुआ इनिशियल में से किसको घटा दीजिए, फाइनल में। आप कहेंगे सर जी फाइनल में से इनिशियल घटता है, भाई लॉस का मतलब होता है शुरुआत में ज़्यादा होगा बाद में कम होगा। तो डेट्स वाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि इनिशियल में से किसको घटा रहा हूँ, फाइनल को, ओके।
इनिशियल में से किसको घटा रहा हूँ, फाइनल को। तो अब जरा देखिए तो बच्चे लोग, इनिशियल की वैल्यू क्या है, तो इनिशियल की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए है ना इनिशियल की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ से काम करता हूँ, इनिशियल को उठा के यहाँ से ले ही आता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने इनिशियल को उठा के ले आया, ठीक है, सब सिस्टम है अपने पास। और फाइनल, तो ये लीजिए, मैं फाइनल को भी उठा के ले आता हूँ। आपको क्या लगता है यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ये लीजिए, फाइनल को उठा के ले आया, ठीक है। अब आप कहिएगा माइनस का माइनस लगा दीजिए, देखिए कितना सिंपल काम किया ना, इनिशियल और फाइनल दोनों को उठा के यहाँ ले आए, ठीक है ना। अब बताइए क्या कॉमन लेंगे, सब में हाफ कॉमन है, तो सबसे पहले आप हाफ को कॉमन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, सो देखिए, ठीक, हाफ कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बचेगा, C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और बट्टे क्या हो जाएगा बउआ, C1 प्लस C2। थोड़ा सा लेंदी है इसका प्रोसेस, लेंदी क्या, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, बट है बहुत सिंपल, ठीक है। बट्टा पर का जोर बस खाली आपको आना चाहिए, ठीक। अब आप साइंस पढ़ रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशंस पढ़ रहे हो, तो क्या इतना से भी गए, हाफ। अब बताओ, ये बट्टा पर का जोर होगा तो ये तो दोनों के लिए यहाँ पर होगा C1 प्लस C2, ओके। और ये एक बार मल्टीप्लाई होगा इसमें और एक बार मल्टीप्लाई होगा इसमें, क्योंकि दोनों के नीचे था नहीं, तो जब है नहीं तो यहाँ से कट के 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C1V1 का स्क्वायर और यहाँ पे होगा C1 प्लस C2, ओके। फिर इसके लिए भी होगा प्लस C2V2 का स्क्वायर, देख लीजिएगा बट्टा पर का जोर है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे C1 प्लस C2 माइनस, और ये जो है ये स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे जस का तस रह जाएगा, C1V1 प्लस C2 इंटू V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा देखिए, मैं इसको तोड़ता हूँ, हाफ, तो अब मुझे बताओ तो इसको ब्रैकेट तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, C1 C1, तो C1 का स्क्वायर और V1 तो पहले से ये स्क्वायर है, प्लस ये टर्म C2 के साथ आएगा, तो C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। सिमिलरली अब ये ब्रैकेट इसके साथ है तो क्या होगा, C1 इंटू C2 और V2 का स्क्वायर, ठीक, ये इसके साथ है, प्लस तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस, ठीक है। अब देखिए ये भले a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, लेकिन चूंकि इसके आगे माइनस है ना, तो सारा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, छोड़ो उसको मैं बाद में देखूंगा एक स्टेप के बाद। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, C1 इंटू V1 का स्क्वायर प्लस C2 इंटू V2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने C1 इंटू C2 V1 इंटू V2, ओके। अच्छा, और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, चूंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला बन जाएगा माइनस, तो इस माइनस से ये माइनस गया और ये माइनस इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से भी ये गया, ठीक है ना। अब खाली क्या बच गया, तो देखिए अब बच गया C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, और ये माइनस इसके साथ भी चला जाएगा, तो माइनस जहाँ जहाँ भी प्लस था सब माइनस बन गया, 2 इंटू C1 इंटू C2 V1 इंटू V2, ओके। और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, ठीक है। अच्छा अब बताओ, यहाँ से C1 C2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, V1 का स्क्वायर 2 C1 प्लस C2, ओके। अब देखो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो अगर कोई हमसे पूछेगा एनर्जी लॉस क्या होता है, तो हम आराम से बोल सकते हैं C1 इंटू C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बट्टा C1 प्लस C2, ठीक है। तो अब बताओ, ये हमारा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला निकला, ठीक है। अब एक सवाल आता है, C1 C2 C1 C2 ये सब कांस्टेंट है कि नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कैपेसिटर कांस्टेंट है, बस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है नहीं। तो कोई पूछेगा एनर्जी लॉस किस पे डिपेंड करता है, तो बोलना पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर पर, ये ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है,
स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। देख रहे हो ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ दिया, पूरा प्रूफ करवा के ऑब्जेक्टिव पूछा कि किसी भी चार्ज के शेयरिंग के दौरान एनर्जी लॉस जो होता है, तो उस एनर्जी लॉस के दौरान वो एनर्जी लॉस डिपेंड किस पे करता है, फॉर्मूला तो ये है पर डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। डिफरेंस मतलब अंतर, अब वो भी क्या है, स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें एक बार फिर से आप चाहे तो देख सकते हैं कि एनर्जी लॉस हम कैसे निकालेंगे। अब अगर इसका लेट बी कंसीडर आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो कि लेट बी कंसीडर two spheres, conducting spheres of capacity C1 and C2, voltage V1 and V2 after some time contact to each other, एक दूसरे में कांटेक्ट किया, each other and form, क्या फॉर्म किया, कॉमन पोटेंशियल। क्या फॉर्म किया बुआ, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है V। और हमने कॉमन पोटेंशियल का भी मान निकाल लिया, एनर्जी लॉस का भी मान निकाल लिया और उस पर आने वाले ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आपने एनर्जी लॉस को देख लिया होगा। अगर एनर्जी लॉस समझ गए हुए हैं तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे बूंदों को मिला करके एक बड़े बूंद का निर्माण करते हैं। तो उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल, उसका चार्ज, उसकी एनर्जी, ये सब किस तरह से प्रभावित होता है वो अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। और इस पर बोर्ड एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन है, तो और एक क्वेश्चन तो खैर 7-8 साल पूछ चुका है। तो चलिए जरा से इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, इसी की तरह वो भी बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का टॉपिक हमारे सामने आता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप। इससे 2 मार्क्स से क्वेश्चन तो नहीं आते पर ऑब्जेक्टिव ढेरों सारे आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे मान के चलिए मैंने बहुत सारे ड्रॉप्स को मिला करके, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉप्स को मान के चलिए n की संख्या में ड्रॉप्स है, जिसको मिला करके हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाया है, ठीक है। तो अब सबसे पहला सवाल है कि छोटे ड्रॉप की संख्या क्या है, नंबर क्या है। तो नंबर को n मान लेते हैं। छोटे ड्रॉप पे चार्ज कितना है तो q मान लेते हैं। छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी कितनी है तो छोटे ड्रॉप की कैपेसिटी को c मान लेते हैं, छोटा वाला c। छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है तो V मान लेते हैं। छोटे ड्रॉप की एनर्जी कितनी है तो हम लोग यहाँ पर छोटा वाला U मान लेते हैं। अब सवाल आता है कि ठीक है इसका रेडियस क्या है तो रेडियस इसका R मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, छोटे वाले का पता है, अब हमें इस सबको मिला करके एक बड़ा वाला तैयार करना है, ठीक है। तो जब सबका छोटे वाले का पता तो बड़ा वाला जो तैयार होगा, तो इसमें देखिएगा इसकी वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम, ठीक है ना, हम लोग इसका सब कुछ निकालेंगे। तो अब जो क्या करेंगे वॉल्यूम, तो आपको पता है ना जो वॉल्यूम छोटे वाले का होगा, आप जो छोटे वाले का होगा n की संख्या में, वो बराबर होगा बड़े वाले वॉल्यूम के, बिग के। कहेगा नहीं समझे, जैसे एक बात बताओ, मैं अलग अलग 3 छोटे छोटे ग्लास में पानी डाल दूं और उस सबको एक बड़े वाले जग में पानी डालना चालू करूं, तो भले उसका शेप अलग हो जाएगा, नंबर अलग हो जाएगा, पर उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी इस तीनों ग्लास में पानी होगी उतनी ही मिलाकर उस जग में भी होगा। तो वॉल्यूम नहीं बदलने वाला, उसका रेडियस बाकी चीज़ें बदल जाएगी पर वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे n और छोटा वाला, तो छोटा वाला का वॉल्यूम, तो एक बात बताइए एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई छोटा वाला r3, और बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का फॉर्मूला 4/3, इसका वॉल्यूम होगा पाई और बड़ा वाला r3, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो बताइए तो r बराबर क्या आ जाएगा, रेडियस बराबर, तो r3 बराबर n इंटू r के पावर 3। तो r बराबर कितना होगा n इंटू r के पावर 3, और इस सब पर हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ से 3 हटेगा तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा पर ये तो रह जाएगा। तो r हो जाएगा n के पावर 1/3 इंटू r, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है भाई एक बात बताओ तो रेडियस कितना होगा, तो बोलिएगा किसका रेडियस, तो आप कहिएगा बड़े वाले गोले का रेडियस। तो चलिए हम बड़े वाले, छोटे वाले का पता था कि r होता है, तो बड़े वाले का रेडियस हम लोग क्या किए पता लगा लिए। अब रेडियस के बाद अगली बारी किसकी है, रेडियस के बाद हम चार्ज की ओर चलते हैं, ठीक है ना।
तो चार्ज, तो आपने पढ़ा होगा Q बराबर एन ई, एन और एक पर कितना है, तो एक पर क्यू है तो एन क्यू। तो कोई आपसे पूछेगा कि एक बात बताइए, बड़े वाले पर चार्ज कितना है, तो बड़े वाले का रेडियस बिग, बड़े वाले का चार्ज, अब बड़े वाले का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, बड़े वाले का पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। तो बोल सकते हैं भी बिग, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, भी बिग तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, के इंटू क्यू बट्टे आर, बिग का, और स्मॉल का बोलिए तो क्या होता है, तो स्मॉल का होता है के इंटू छोटा वाला क्यू और छोटा वाला आर। सिंपल है, ये स्मॉल का है, ये लार्ज का है। तो अब बताइए तो के, क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू की जगह एन क्यू, अच्छा, और आर को, तो आर की जगह एन के पावर 1/3 इंटू आर, देखिए है ना, छोटे वाले की तुलना में कंपैरिजन करने के लिए। तो अब बताइए तो बच्चे लोग, यहाँ से बिग बराबर, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, के क्यू बट्टे आर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ऊपर एन और नीचे एन के पावर 1/3, ओके। तो अब बताइए भी बी बराबर, इतना को हम लोग छोटा वाला भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो छोटा वाला भी और n के पावर 1 और n के पावर -1/3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस, तो बेस से मैं तो पावर जोड़ दे तो n, तो 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 भी, 3 में से 1 घटेगा तो 2 और नीचे का 3। तो बताइए पोटेंशियल ये बिग का है, ये स्मॉल का है। तो आप बताइए पोटेंशियल बिग का कितना है, तो n 2/3 अब Vs, ठीक है ना। तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया, हमने चार्ज निकाल लिया, हमने रेडियस निकाल लिया। अब हमको कैपेसिटी निकालनी है, तो चलिए अब हम लोग कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी बहुत इजी है, पहले छोटे वाले का बताइए तो स्मॉल का, तो Q C बराबर Q/V, Q बराबर CV, तो C बराबर Q/V। अच्छा, बड़े वाले का बताइए, बिग वाले का, तो बड़े वाले का चार्ज और बड़े वाले का पोटेंशियल, ये सब स्मॉल का है और ये लार्ज का होगा। तो बड़े वाले का चार्ज आपको पता है ना, एन क्यू होता है, बड़े वाले का चार्ज अभी ना बताया भाई, ए बड़े भाई, एन क्यू। अच्छा, और पोटेंशियल तो ये निकाले हैं कितना, एन के पावर 2/3 और इंटू भी, ठीक है, और छोटा वाला। तो एक बात बताइए, तो सी बी बराबर, मतलब बड़े वाले का कैपेसिटी बराबर लिख सकते हैं क्यू इंटू छोटा वाला भी, आगे एन, और ये n ऊपर जाएगा तो n के पावर -2/3, ठीक। तो बताओ तो बड़े वाले का ये कितना हो जाएगा, q बट्टे भी को हम लोग छोटा वाला c बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बता चुके हैं ना, q बट्टे भी को छोटा वाला c कहते हैं। और n तो पावर यहाँ पर देखिए, तो एक में से घटेगा 2/3, जुटता है लेकिन माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिख दिया है। तो बताइए तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा n बराबर 3 में से यहाँ चला जाएगा तो 1/3 और इंटू सी, ठीक है, निकल गया। ये सब छुच्छा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा चार्ज कितना है, तो बड़े भाई इतना है, पोटेंशियल कितना है, तो आपके सामने इतना है, कैपेसिटी कितना है, तो आपके सामने इतना है, ठीक है ना। अब कैपेसिटी के बाद बारी आती है एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी। तो बताइए, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो छोटा वाला c छोटा वाला v का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बड़े वाले का लिखोगे तो हाफ और c बड़ा वाला बिग और v भी कौन सा, बिग स्क्वायर। तो बताइए हाफ, छोटे वाले बड़े वाले और छोटे वाले में संबंध यहाँ पर ये है n के पावर 1/3 इंटू सी, ओके। और v, तो v के बारे में भी यहाँ बता चुके हैं, n के पावर 2/3 और यहाँ पर क्या है Vs, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर है, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, u बराबर हाफ c कॉमन, v² कॉमन, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, n के पावर हाफ, और यहाँ पे बच जाएगा 2 दूनी 4, तो 4/3 क्यों, स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर पावर का पावर मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आप बताइए तो u बराबर क्या हो जाएगा, इतना को छोटा वाला बोलते हैं, तो छोटा वाला u और पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
3 दूनी 6, ठीक है ना। अरे यहाँ पे 2 कैसे लिखा गया, सॉरी सेट हुई, तो मैं कह रहा हूँ गलती कहाँ हो रहा है। c बराबर n 1/3 न था, तो यहाँ पे 1/2 कैसे लिखा गया, 1/3 तो 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 4 है 1 5, तो 5 बाई हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ गलती कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने बिग छोटे वाले का यहाँ पे गलती से 1/2 लिख दिया, तो 1/3 और 4/3, 3 यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए मैं एक बार सबको मेमोराइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक, छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला, और इधर क्या है, बड़ा वाला। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी संख्या n है और ये सिंगल है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मैं पूछूंगा रेडियस तो आप सीधे बोलिएगा r, और मैं पूछूंगा इसका रेडियस तो आप बोलिएगा n के पावर 1/3 अगुने छोटा वाला रेडियस, ठीक है। मैं पूछूंगा चार्ज तो आप सीधे बोलिएगा q, मैं पूछूंगा चार्ज तो बोलिएगा बड़े वाले का n इंटू क्यू, ठीक है, n इंटू क्यू। मैं पूछूंगा पोटेंशियल तो आप बोलिएगा सीधे v, और मैं पूछूंगा इसका पोटेंशियल ये स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो मैं पूछूंगा बिग का तो आप बोलिएगा n बराबर n 2/3 और इंटू छोटा वाला भी, ठीक है। मैं पूछूंगा कैपेसिटी तो आप बोलिएगा c, मैं पूछूंगा बड़े वाले का कैपेसिटी तो n के पावर 1/3 इंटू c। मैं पूछूंगा एनर्जी तो आप बोलिएगा u, मैं पूछूंगा इसका एनर्जी तो n के पावर 5/3 इंटू u, ठीक है। अब इससे फायदा क्या मिला, तो मान के चलिए हमें ये कहा जाता है, ठीक है ना, कि हम लोगों ने 21 है ना, 21 या 27 बोल दो, 27 ड्रॉप को मिलाकर एक बनाया है। तो बताइए इसकी रेडियस क्या होगा। तो r बराबर n की जगह 27 रखिएगा, तो 27 को बोल सकते हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यों 3 3 9 3 27। तो यहां पर क्या कीजिएगा 3 का क्यूब n की जगह, अब पहले से यहाँ पर क्या मौजूद है 1/3 इंटू r, 3 से 3 कट जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा 3r, ठीक। अच्छा q बराबर तो सीधे बोलिएगा 27 क्यू, ठीक। पूछेगा v बराबर तो वही वाली बात, n की जगह कितना रखिएगा 3 के पावर 3 2/3 इंटू v, 3 से 3 कट जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 v, ठीक है। कैपेसिटी पूछेगा c बराबर तो यहाँ पे 3 के पावर 3 n के जगह है ना, और 1/3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3c, ठीक। एनर्जी पूछेगा तो n की जगह 3 के पावर 3 5/3 इंटू u, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 5 u, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये n का मान बदलते चला जाएगा, n का मान कभी 27 देगा, कभी 16 देगा, कभी 81 देगा। तो हम एक आपको डेमो बता दिए हैं, तो n की जगह इस तरह रख रख के तुम नहीं बना सकते हो सबका, बिल्कुल बना सकते हो। तो चलिए हम लोगों ने क्या किया है, कैपेसिटर के इस टॉपिक को भी हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस कर लिया है। अब आखिरी टॉपिक बचा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, चलिए उसको पढ़ाइए, कहानी क्या करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है ना। आप कहिएगा 1D ग्राफ जनरेटर, तो 1D ग्राफ जनरेटर को सिलेबस से आउटसाइड कर दिया गया है। जो भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे बैक वाले में देख रहे होंगे, अभी उसकी चर्चा नहीं की गई है। तो चलिए हम लोग आज आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और उसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आखिरी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बराबर रहते हैं एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। देखिए आपको पता होगा कि एक फोर्स होती है, जैसे इंडिया में मार्कोस कमांडो सबसे डेंजर कमांडो, उसी प्रकार आपको पता है अमेरिका में भी एक शील्ड नेवी होता है। तो शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है जहां से मतलब कि कोई अंदर ना आ सके, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होता है कि एक मेथड होता है शील्डिंग का, मतलब प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्टिंग चारों ओर से, ठीक है ना। क्या प्रोटेक्टिंग करता है, किसी पार्टिकुलर रीजन को, कोई जगह है, कोई स्पेस है, उसको वो चारों ओर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है कोई सेंसिटिव बिल्डिंग या कोई स्पेस या कोई रीजन, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो किससे, इफेक्ट, किसके प्रभाव से प्रोटेक्ट करता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कहिएगा एक्सटर्नल फील्ड से मतलब, देखो बुआ जो चारों ओर फील्ड है, ठीक है ना, उस फील्ड में क्या करता है, वो जो फील्ड बह रहा है और यहां पर एक छोटा सा गोला बना दो, स्पेस बना दो जिसके अंदर फील्ड ही ना जाए, तो वो क्या कर रहा है, चारों ओर तो फील्ड है लेकिन उस पार्टिकुलर स्पेस के अंदर फील्ड नहीं है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको सील्ड किया गया है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मान के चलो एक कार है, ठीक है ना, ये कार है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा बिजली गिर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सब जगह फील्ड है
लेकिन कार के अंदर, क्योंकि कार एक क्लोज सरफेस है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या है, जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि कार के अंदर जो आदमी बैठा होगा उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी का झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो सेफ रहेगा। ठीक है ना। तो बच्चे लोग आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है। तो एक ऐसा मेथड है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, किसको, पूरा जगह को नहीं, छोटे से स्पेस को, थोड़े स्पेस को, थोड़े रीजन को, या कोई सेंसिटिव बिल्डिंग को। ठीक है ना। वो प्रोटेक्ट करता है किससे, इफेक्ट किसके प्रभाव से, एक्सटर्नल फील्ड से, जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उससे वो क्या करता है, उसको बचाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, इस टॉपिक के साथ इस सेकंड चैप्टर का द एंड कर दिया है। तो सक्सेसफुली आज हम लोग सेकंड चैप्टर भी खत्म कर लिए। अब हमारे पास बारी है थर्ड चैप्टर का। तो और हाँ, एक बात और, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन का असाइनमेंट आपकी डिस्क्रिप्शन में नीचे है, जाइए वहां से ले लीजिए और उतना बना लीजिए, बोर्ड एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं थर्ड चैप्टर पे। तो कल से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं थर्ड चैप्टर का। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खूब पढ़िए मन लगाकर।